नमस्कार साथियों, YouTube MH एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पार्ट 1 लेसन 1 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो पहला चैप्टर ही है। यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जब सभी देश अपने अपने आप को आज़ाद कर रहे थे, तो यूरोप में भी राष्ट्रवाद की अवधारणा पनपी। यूरोप में जब राष्ट्रवाद की अवधारणा लोगों में विकसित हुई, तो सबसे पहले 1875 ईस्वी में यूरोप में क्रांति हुई। 1875 ईस्वी में यूरोप में क्रांति हुई, जिसे हम यूरोपीय क्रांति कहते हैं, यूरोप की क्रांति कहते हैं। 1875 ईस्वी में यूरोप अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए ये क्रांति शुरू की थी। उसके बाद फ्रांस में स्वतंत्र होने के लिए फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। फ्रांस में क्रांति कब शुरू हुई थी? तब फ्रांस में क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई। फ्रांस में जब क्रांति शुरू हुई, उस समय फ्रांस का शासक कौन था? जब फ्रांस की क्रांति हुई तब फ्रांस का शासक कौन था? तो जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, तो उस समय फ्रांस का शासक लुई 14वां था। जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई तो उस समय लुई 14वां फ्रांस का शासक था। फ्रांस 1789 ईस्वी में लुई 1789 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का शासक बना। फ्रांस का शासक था। 1789 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां 1789 ईस्वी में फ्रांस का शासक था। लुई 16वां की बात करते हैं तो लुई 16वां, इसके पहले फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां के पहले फ्रांस का शासक लुई 14वां था। लुई 14वां था, जो अपने आप को एक शक्तिशाली सम्राट मानता था। लुई 16वां अपने आप को सबसे शक्तिशाली सम्राट मानता था। उस समय फ्रांस में तीन स्टेट में विभाजित था। 1789 के पहले 1775 के पहले 1775 ईस्वी में फ्रांस तीन स्टेट में विभाजित था। जब फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस कितने स्टेट में विभाजित था? तब फ्रांस 3 स्टेट में विभाजित था। कौन कौन? तब पहला पादरी वर्ग था। दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा सर्वसाधारण या किसान कहते हैं, किसान वर्ग या सर्वसाधारण वर्ग। जब फ्रांस में क्रांति हुई तब फ्रांस के शासक कौन था? जब फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस का शासक लुई 16वां था, लुई 14वां था, और फ्रांस उस वक्त 3 स्टेट में विभाजित था: पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। इस एक बात और डिनोट करने लायक है कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो ये देखिए, ये यहाँ पे 3 वर्ग की जो चर्चाएं की गई है। जब लुई 16वां शासक था, लुई 16वां आज तक कभी भी ये दोनों, यानी आज तक कहने का अर्थ है कि 1789 के पहले, जब फ्रांस की क्रांति से पहले, ये 2 स्टेट की कभी मीटिंग ही नहीं बुलाई, कभी उस पर चर्चा ही नहीं हुई। मीटिंग में जब भी भाग लेता था पादरी वर्ग भाग लेता था। सबसे उच्च वर्ग
पादरी वर्ग था, मध्यम वर्ग कुलीन वर्ग था और सबसे बुर्जुआ वर्ग किसान वर्ग था। ये लुईस 16वां पादरी वर्ग को मीटिंग में भाग लेने के लिए बुलाता था, लेकिन कुलीन और किसान को बुलाता ही नहीं था। फ्रांस में जब लुईस 14वां की मृत्यु लुईस 14वां की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद लुईस 14वां की मृत्यु के बाद फ्रांस का शासक लुईस 16वां बना। लुईस 14वां के बाद फ्रांस का शासक लुईस 16वां बना। लुईस 16वां बना। तो लुईस 16वां जब फ्रांस का शासक बना, तब यहाँ से एक चीज और डिनोट कर दे कि जब फ्रांस में 3 स्टेट में विभाजित था, तो जब लुईस 14वां की मृत्यु हो गई तो लुईस 16वां बना। अब इस समय फ्रांस बहुत कर्ज में डूबा हुआ था। फ्रांस लुईस 16वां जब शासक बना, उस वक्त फ्रांस बहुत कर्जे में था, क्योंकि लुईस 16वां एक अयोग्य शासक था। इसने क्या किया था, फ्रांस को कर्ज में डाल दिया हुआ था। अब लुईस 16वां जब फ्रांस का शासक बना, इसके कर्ज तो पहले से ही था, लेकिन इसकी पत्नी उससे भी ज्यादा खर्चालू थी। तो लुईस 16वां की पत्नी का नाम क्या था, तो लुईस 16वां की पत्नी का नाम 16वां की पत्नी का नाम मैरी एंतवानेट था। मैरी एंतवानेट था। लुईस 16वां की पत्नी का नाम क्या था, तो लुईस 16वां की पत्नी का नाम मैरी एंतवानेट था। जब लुईस 16वां शासक बना, तो इसकी पत्नी इससे भी ज्यादा खर्चालू थी। एक तो ये जब शासक बना, कब, जब फ्रांस कर्जे में था, और उसकी पत्नी खर्चालू थी। अब जितने भी यहाँ डिनोट कर रहे हैं कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग जो 3 स्टेट में विभाजित था, तो तीनों वर्ग में विभाजित था। तो पादरी वर्ग लुईस 16वां ने क्या किया हुआ था कि पादरी वर्ग के अलावा किसी की मीटिंग बुलाती नहीं थी। अब जितने भी टैक्स होते थे, इन दोनों पर लाद दिया जाता था। पादरी वर्ग से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। किसान से सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। सबसे अधिक टैक्स किसानों से लिया जाता और सर्वसाधारण वर्ग से लिया जाता था। लुईस 16वां भी शासक बना, तो उसके पास भी टैक्स का एकमात्र स्रोत था, वो किसानों से टैक्स लेता। लेकिन फ्रांस उस वक्त इतने कर्जे में थी कि वो उसको टैक्स से पूरा नहीं हो पाता था। ये किसान से सिर्फ शासक तो टैक्स लेता ही था, साथ में जब कभी इन दोनों को जरूरत होती थी, ये दोनों भी किसान से ही टैक्स लेते थे। किसान से ही पादरी वर्ग भी टैक्स लेते थे और कुलीन वर्ग भी टैक्स लेते थे। इनको टैक्स का कितना भाग मिलता था, तब पादरी वर्ग को 1/10 भाग मिलता था। पादरी वर्ग को 1/10 भाग कर के रूप में मिलता था, कर के रूप में प्राप्त होता था। पादरी वर्ग को कर के रूप में कितना भाग प्राप्त होता था, तो 1/10 प्राप्त होता था। लुईस 16वां की पत्नी जो मैरी एंतवानेट थी, वो तो सबसे ज्यादा खर्चालू थी। अब खर्चालू थी तो वो जितने भी उसे टैक्स आते थे, वो सब अपने ऊपर खर्च कर जाती थी। और जब अपने ऊपर ये खर्च कर जाती थी, तो इसका कारण क्या हुआ कि और फ्रांस कर्ज में ही डूब गया। और जब फ्रांस और अधिक कर्ज में आ गया, तो लुईस 16वां को अब ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब तो दोनों को मीटिंग हर हाल में बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पादरी वर्ग से हमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि पादरी वर्ग वो टैक्स देने के बदले उल्टे टैक्स लेता ही था। तो जब टैक्स लेता ही था, तो उसने कुलीन और किसान तीनों वर्ग की मीटिंग बुलाने की लिए सोची। उससे पहले ही फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रांस में 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति फैल गई। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति फैल गई। अब इस क्रांति फैलने का रीजन क्या था, तो क्रांति फैलने का रीजन था कि जब एक किसान वर्ग की आज तक, ये एक बात और ध्यान रखेंगे कि किसान वर्ग की आज तक, यानी 1789 से पहले तक यदि देखा जाए, तो 175 वर्षों में कोई भी मीटिंग नहीं बुलाया गया था।
175 वर्ष में लुईस 16वां के शासन से लेकर के लुईस 14वां के शासन से लेकर लुईस 16वां के शासन तक, लुईस 14वां से लुईस 16वां तक के शासन तक किसान वर्ग की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। और जब किसान वर्ग की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई तो 175 वर्ष बाद 175 वर्ष में किसान और कुलीन वर्ग की कोई सभा नहीं हुई थी, कोई सभा नहीं हुई। और जब 175 वर्षों में कोई सभा नहीं हुई थी और खाली टैक्स ही लिया जा रहा था, अब ये लुईस 16वां को लगा कि अब थोड़ा सा टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो जब टैक्स बढ़ाना पड़ेगा तो बिना मीटिंग के तो बढ़ाया नहीं जाएगा। तो क्या किया कि लुईस 16वां ने तीनों वर्ग की मीटिंग बुला दी। अब तीनों वर्ग की मीटिंग बुला दी तो तीनों लोग आपस में खुश थे, सर्वसाधारण वर्ग भी खुश थे, कुलीन वर्ग भी खुश थे, पादरी वर्ग भी खुश था। क्यों कि लुईस 16वां ने जब मीटिंग बुलाया है तो हम लोगों के कुछ हित में काम होगा, तो कुछ हम लोगों के हित। तो ये पादरी वर्ग कहता था कि अब मौका आया है कि राजा से कहा जाए अब इतना में हम लोगों का काम नहीं चलता, कुछ टैक्स और बढ़ाकर किसानों पर लाद दिया जाए, कुलीन वर्ग भी चाहता था कि कुछ किसानों पर कर्ज बढ़ाया जाए। ये दोनों वर्ग, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग चाहता था कि किसान पर थोड़ा और टैक्स लाद दिया जाए। लेकिन किसान वर्ग खुश था, किस लिए? तो किसान वर्ग इसलिए खुश था कि जब 175 वर्षों में जब इनका कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई तो ये खुश था कि अब यदि राजा हम लोगों की मीटिंग में जब बुलाया गया तो अब हम लोग को इन लोगों से भी कहेंगे कि टैक्स में कमी की जाए। अब ये लोग किसान चाहता था कि टैक्स में कमी की जाए। जो टैक्स हम इतना हाई देते थे, इन दोनों को भी टैक्स जो देना पड़ता है, ये दोनों का टैक्स माफ कर दिया जाए। और ये दोनों चाहता था कि अब मौका आया है कि किसान पर थोड़ा और टैक्स बढ़ा दिया जाए, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति उत्पन्न हो गई थी। अब ये फ्रांस में क्रांति होने का एक और रीजन था। फ्रांस में क्रांति होने का रीजन ये इसलिए था कि हम लोग देख रहे हैं कि मैरी एंतवानेट एक खर्चालू थी, ये बहुत खर्चालू थी। ये आवश्यकता से अधिक ये अपने खर्चों पर ध्यान रखती, चूँकि ये तो राजा की बेटी थी। अब यूरोप के राजा की पत्नी और यूरोप के राजा की बेटी और फिर फ्रांस के राजा का ही पत्नी थे, तो वो तो स्वाभाविक है कि नॉर्मल आदमी होगा नहीं, एक साधारण इंसान नहीं होगा। तो ये तो खर्चालू थी। अब लुईस 16वां को जितना टैक्स प्राप्त होता था उससे ज़्यादा मैरी एंतवानेट अपने ऊपर खर्च ही कर लेती थी, जिसके कारण लुईस 16वां को इन लोगों की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता पड़ी। अब लुईस 16वां जब मीटिंग बुलाए तो एक समय ऐसा भी आया था जब किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि उस समय फ्रांस में अनाज उत्पन्न नहीं हुआ था। अनाज का जब उत्पादन नहीं हुआ तो किसान लोग क्या किए कि अपने खाने के लिए, रोटी के लिए हंगामा करने लगे। और जब हंगामा करने लगे, सड़कों पर उतरने लगे, तो ये राजा के महल से होकर गुजरते किसान और कहते हमें खाने के लिए रोटी दो। तो मैरी एंतवानेट जानते हैं क्या बोलती? मैरी एंतवानेट छत पर खड़ा होकर के देखती और कहती कि ये लोग इतनी हंगामा क्यों कर रहे हैं। तो मैरी एंतवानेट के लोगों का, उनके सैनिकों सब सलाह देते कि इन लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, इसीलिए ये लोग रोटी के लिए हंगामा कर रहे हैं। तो मैरी एंतवानेट कहती क्या दिक्कत है, जब रोटी नहीं है तो ब्रेड किंगर खा ले। लेकिन इस मैरी एंतवानेट को ये पता नहीं है कि रोटी से अधिक महंगा ब्रेड आता है। क्यों? क्योंकि ब्रेड रोटी से महंगा है। जब मैरी एंतवानेट ये बात कह दी, किसान लोग क्या किए कि अब मीटिंग की चर्चा हुई। तो मीटिंग जो होना था वो कहाँ होना था? तो मीटिंग होने के लिए एक कोर्ट चुना गया। तो कोर्ट कौन सा था? तो फ्रांस की कोर्ट टेनिस कोर्ट था। फ्रांस का टेनिस कोर्ट करें 175 वर्षों में हमने देखा कि किसान और कुलीन वर्ग की कोई सभा नहीं बुलाई गई। जब किसान और कुलीन वर्ग की कोई सभा नहीं बुलाई गई, अब 175 वर्षों में फ्रांस की कोई सभा नहीं, किसान की कोई सभा नहीं बुलाई गई। तो जब लुईस 16वां ने जब ये निर्णय लिया कि इन तीनों की मीटिंग बुलाई जाए, तो इन तीनों की मीटिंग जब बुलाने के लिए हुआ तो फ्रांस में
क्रांति तो पहले से फैला हुआ था, क्योंकि उन लोगों को खाने का आफत पड़ गया हुआ था। तो खाने का आफत पड़ गया हुआ था, तो मीटिंग बुलाने की जब जरूरत हुई तो ये तीनों लोग मीटिंग में भाग लिए। तो मीटिंग में भाग लेने के लिए तो लोग कहाँ पर एकत्रित हुए, तो यहाँ पे एक याद रखेंगे, बास्तिल का जेल। बास्तिल के जेल में बहुत से कैदी बंद थे। बास्तिल नाम का एक जेल था, उसके मैदान में, बास्तिल नाम के शहर से में था एक मैदान था। बास्तिल के में फ्रांस की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तब फ्रांस की क्रांति बास्तिल से शुरू हुई थी। बास्तिल से शुरू हुई। बास्तिल से शुरू हुई। बास्तिल से शुरू हुई। फ्रांस की क्रांति शुरू कब हुआ था? तब फ्रांस की क्रांति 14 तब फ्रांस की क्रांति बास्तिल से शुरू हुआ था। फ्रांस की क्रांति में ये देखें कि 175 साल में जब किसान और कुलीन वर्ग की जब कोई सभा नहीं बुलाई गई थी, किसान और कुलीन वर्ग की कोई सभा नहीं बुलाई, तो 175 वर्षों बाद ये लुई 16वां ने निर्णय लिया कि अब तीनों वर्ग की सभा बुलाई जाए। जब तीनों वर्ग की सभा बुलाई जाए तो फ्रांस में तीनों वर्ग की सभा के तीनों वर्ग खुश था। किस लिए खुश था? तो पादरी वर्ग चाहता था कि किसान लोगों पर कुछ और टैक्स ला दिया जाए, कुलीन वर्ग चाहता था किसान पर कुछ और टैक्स। और किसान किस लिए खुश था? तो किसान खुश था कि 175 वर्षों में आज तक कोई मीटिंग हम लोगों के साथ नहीं हुई। अब राजा जब हम लोगों को बुलाए हैं तो कुछ ना कुछ हमारे बारे में जरूर सोचेंगे। जब कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचेंगे तो हम अपने बातों को रख करके पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग पर जो कर देते हैं वो माफ करवाएंगे। तो किसान वर्ग इसलिए खुश था कि तो दोनों से माफ करवाने के लिए अपने कर टैक्स को कम करवा लेंगे, और ये दोनों खुश था कि इस पर टैक्स बढ़ा देंगे, जिसके कारण सहमति नहीं बनी। तो अब सहमति नहीं बनी, तब फ्रांस में क्रांति शुरू हो गई। फ्रांस में क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो बास्तिल से शुरू हुआ। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को शुरू हुआ। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को कहाँ से शुरू हुआ? तो बास्तिल के जेल से शुरू हुआ। बास्तिल के जेल से शुरू हुआ। फ्रांस की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल जेल से शुरू हुआ था। ये बास्तिल जेल में क्या था? तब बास्तिल जेल में जितने भी कैदी थे सबको छुड़ा लिए गए। बास्तिल के जेल में जितने भी कैदी बंद थे सबको छुड़ा लिया गया और यहाँ से क्रांति शुरू कर दी गई। अब जब क्रांति शुरू हुआ तो ये राजा साहब क्या किए? फ्रांस छोड़कर भाग गए। और कि 1789 में फ्रांस की क्रांति होने का कारण क्या? तो नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस से दूर जाना। जब 10 मई 1789 को जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की राजगद्दी को छोड़ दिया, राजगद्दी पर अधिकार करने के लिए हमला किया, तब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। देखिए, जब 14 जुलाई 1789 को जब फ्रांस में क्रांति जब शुरू हुआ तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति शुरू हो गई। फ्रांस में क्रांति कब शुरू हुई? तब फ्रांस में 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति शुरू हो गई। फ्रांस में क्रांति शुरू हो गई। क्रांति शुरू हो गई।
शुरू हो गई। फ्रांस में क्रांति कब शुरू हुई? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। और क्रांति शुरू कि कब कैसे हुआ? तो नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप में आक्रमण के दौरान शुरू हो गई थी। तो अब फ्रांस में जब उस समय जब फ्रांस में क्रांति हुई तब फ्रांस का शासक कौन था? तब फ्रांस का शासक लुई 16वां था। 1789 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां। लुई 16वां को देखें तो जैसे ही फ्रांस में क्रांति शुरू हुई तो लुई 16वां फ्रांस छोड़कर भाग गया। जब फ्रांस छोड़कर भाग गया तो अब फ्रांस अपने आप को स्वतंत्र होने के लिए उत्सुक होने लगा। जब स्वतंत्र होने के लिए उत्सुक होने लगा तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में धावा बोल दिया। अब फ्रांस का शासक, चूंकि कोई भी शासक जब क्षेत्र छोड़ करके भाग जाता है तो जब क्षेत्र छोड़कर भागता है तो वहां पे कोई ना कोई शासक के लिए आता है। और नेपोलियन बोनापार्ट भी उसी बात का फायदा उठाया और उसने 1789 में फ्रांस आया और फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस पर आक्रमण किया और अपने आप को शासक घोषित कर दिया। फिर से लुई 16वां जब लुई 16वां 1799 ईस्वी में वापस आया। 1799 ईस्वी में वापस आया तो जब 1799 ईस्वी में वापस आया तो इसने अब लोगों की सहमति लेनी चाहिए। अब इसने कहा कि अब शासन ऐसे नहीं होगा, अब संवैधानिक तरीके से शासन करेंगे। तो संवैधानिक तरीके से कब शासन करेंगे? तो उसमें लोगों के मत के अनुसार एक दस्तावेज, जैसे भारत का संविधान हम लोग जानते हैं कि लिखित संविधान, उसी तरह वो लिखित तौर पे इसने शासन करने के लिए वचन दिया। लिखित तौर पे शासन करने के लिए वचन दिया तो किसानों को उसमें कुछ मांगे रखी गई थी। अब किसान की जब कुछ मांगे रखी गई तो किसान की मांगों को इसने मानने से इनकार कर दिया। और जब किसान के ही टैक्स लेना है और किसाने के मांग को मानने से इनकार कर देगा, क्योंकि किसान की मांग थोड़ी सी अलग थी। किसान चाहते थे कि जो टैक्स हम लोग सबसे ज़्यादा देते हैं और तीनों वर्ग को देते हैं, हम लोगों की टैक्स में कमी की जाए, जो शासक को ये मंजूर नहीं था। अब टैक्स जानता था कि पादरी वर्ग पर हम टैक्स लगा नहीं सकते हैं, कुलीन वर्ग टैक्स देगा नहीं, वह मध्यम वर्ग स्वाभाविक है। अब जो बाबू साहब होंगे वो कभी टैक्स देंगे? नहीं देंगे। भारत का ही देख लीजिए, भारत में क्या है? भारत में मोदी जी क्या करते हैं? जो ऊंचे व्यापारी हैं उन लोगों से टैक्स नहीं लेते हैं, उन लोगों को कर्ज के रूप में बैंक से लोन दिला देते हैं। क्या? तो वो कर्ज में चल रहा है और टैक्स लेने के लिए किसानों पर, छोटे दुकानदारों पर दबाव डालते हैं और बड़े बड़े व्यापारियों को ऐश मौज में छोड़ देते हैं। सभी प्रकार का वही स्थिति थी। तो पादरी वर्ग से वो टैक्स नहीं लेता था, कुलीन वर्ग टैक्स नहीं देते थे और ये किसानों को, तीनों वर्गों को टैक्स देना पड़ता था, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हम देख रहे हैं कि शुरू हो गई। अब फ्रांस में क्रांति शुरू हो गई। अब जब लुई 16वां फिर से जब 1799 ईस्वी में वापस आया तो 99 में वापस आने के बाद इसने कंडीशन के साथ शासन करने के लिए तैयार हुआ। अब कंडीशन के साथ शासन करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन किसानों की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो न किसान की बात मानने के लिए तैयार था, तो लुई 16वां को क्या किया कि लुई 16वां को 1799 ईस्वी में बीच चौराहे पर गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अच्छा, एक चीज और यहां से क्लियर कि गिलोटीन क्या था। तो गिलोटीन क्या होता है? तो गिलोटीन हम सभी देखिए, आरा मशीन जानते हैं ना, आरा मशीन जिससे लकड़ियां चीरी जाती है, उसी प्रकार से एक गिलोटीन एक ऐसा यंत्र था जिससे आदमी को काटा जाता था। तो अब बीच चौराहे पर इस गिलोटीन से लुई 16वां को काट दिया गया। उसके बाद लुई 16वां को जैसे ही मृत्यु हुई तो फ्रांस में किस वंश का शासक हुआ? तो लुई 16वां की मृत्यु के बाद लुई 16वां की मृत्यु के बाद लुई 16वां की मृत्यु के बाद
फ्रांस में लुईस 16वां की मृत्यु के बाद फ्रांस में किस वंश का शासन हुआ? तो फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन हुआ। बुर्बो वंश, लुईस 16वां की मृत्यु के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश का शासक स्थापित हुआ। जब फ्रांस में लुईस 16वां की मृत्यु हो गई तो फ्रांस में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रांस में लुईस 16वां की मृत्यु के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन स्थापित हुए। अब बुर्बो वंश के प्रथम शासक कौन बने? तो बुर्बो वंश का प्रथम शासक, बुर्बो वंश का प्रथम शासक नेपोलियन बोनापार्ट हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट बना। नेपोलियन बोनापार्ट पूर्व वंश का प्रथम शासक नेपोलियन बोनापार्ट बना। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट की जन्म कहाँ हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म इटली के कार्सिका द्वीप पर हुआ था। इटली के कार्सिका द्वीप पर हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली के कार्सिका द्वीप पर हुआ था। और नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कार्सिका द्वीप पर हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कार्सिका द्वीप पर और नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म इटली के कार्सिका द्वीप पर हुआ और इनका मृत्यु नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। नेपोलियन एक विश्व विजेता था। नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन विश्व विजेता था। इसने पूरे क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जब ये वापस जाने लगा तब बेबीलोन में ही जाते जाते इनके क्या बोलते हैं लू लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कैसे हुई? तो नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु वापस जाते वक्त, फ्रांस से वापस जाते वक्त इनको लू लगने के कारण मृत्यु हो गई। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की हम लोग जान लिए कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो फ्रांस में क्रांति की शुरुआत बास्तिल के जेल से हुई थी। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में बास्तिल के जेल से शुरू हुई। बास्तिल के जेल से
शुरू हुई, बास्तिल के जेल से शुरू हुआ। ये बास्तिल क्या है? तो बास्तिल नाम का एक जगह है। बास्तिल ये क्या है? तो फ्रांस में बास्तिल के नाम का एक जगह है जहाँ पे एक जेल थी, और ये बास्तिल का एक मैदान है, उसी मैदान में ये जेल था। जेल को तोड़ करके जितने भी उसमें कैदी थे सभी को रिहा कर दिया गया, और रिहा करने के छुड़ाने के बाद क्रांति शुरू हो गई थी। और ये जो क्रांति शुरू हुई बास्तिल मैदान से ही शुरू हुआ। किसके खिलाफ शुरू हुआ था? तो लुई 16वां के खिलाफ 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। और क्रांति शुरू होने का कारण क्या था? तो वहाँ पे अकाल पड़ गया था और लोगों को खाने के लिए आफत हो गए थे, जिसके कारण उसमें किसानों ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि हमें खाने के लिए रोटी दो, जिसके कारण फलस्वरूप फ्रांस में क्रांति शुरू हुई थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग फ्रांस की क्रांति को देखेंगे।